नमस्कार दोस्तों, लेट्स टॉक मनी के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने 3 अकाउंट सेटअप करने की बात कही थी कि कैसे हमें 3 अकाउंट सेटअप करके हम अपने इनकम, एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट की अमाउंट्स का पता लगा सकते हैं। उस वीडियो में हमने अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स के बारे में भी जान लिया था। उस वीडियो में हमने एक इमरजेंसी फंड तैयार करने और उसके साथ ही हमें मेडिकल कवर लेने और इंश्योरेंस के बारे में बात कर ली थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने पैसे को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में कहां पर निवेश कर सकते हैं, जिससे कि हम अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं और अपने पैसे से एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि जिस प्रकार से हम हर एक व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, वैसे ही हर एक व्यक्ति की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट और फाइनेंशियल कंडीशन अपने आप में यूनिक होती है। अर्थात हर एक व्यक्ति की रिस्क टेकिंग एबिलिटीज अलग होती है, उसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट अलग होती है। इसीलिए अपने लिए एक सुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, दूसरे के लिए अनसुटेबल हो। इसीलिए यह जान लेना बहुत जरूरी है कि आपके लिए क्या इंस्ट्रूमेंट जरूरी है, क्या सुटेबल है, आपकी रिक्वायरमेंट किस इंस्ट्रूमेंट से फुलफिल हो सकती है, आपको उसी में निवेश करना चाहिए। सबसे पहले जब भी आप निवेश करते हैं, आपको एक पर्पजफुली निवेश करना चाहिए, जिससे कि आपको पता चले कि इसमें निवेश करने का मेरा पर्पज क्या है, मुझे कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, इसमें कितना रिस्क है। यह सब कुछ जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। किसी और को कॉपी करके किसी इंस्ट्रूमेंट में निवेश करना आपको एक फाइनेंशियल ट्रैप में लेकर जा सकता है। इसलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम उन सभी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे, जिससे कि आप अपने लिए एक बेटर डिसीजन ले सको। इस प्रकार निवेश के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर हम गोल्ड, रियल एस्टेट, डेट फंड्स, ETF, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स और इंडेक्स फंड, इन सभी में निवेश कर सकते हैं। इन सभी का रिटर्न अलग अलग है, इनमें रिस्क अलग अलग है और सभी का अलग अलग पर्पज है। तो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट के तौर पर हम बात करते हैं डेट फंड की। ये डेट फंड्स वो होते हैं जो आपको एक एश्योर्ड रिटर्न देते हैं, जैसे कि FDs, टैक्स फ्री बॉन्ड्स, PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स, कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स और कोई भी स्मॉल सेविंग स्कीम या फिर डेट म्यूचुअल फंड हो सकते हैं। इनमें लगभग एक एश्योर्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा। इनमें रिटर्न भी कम होता है, साथ ही इनमें रिस्क भी कम होता है। इसी के साथ में 2 टाइप के बॉन्ड भी होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड। इनका भी रिटर्न रिस्क के हिसाब से वेरी करता है। आप इन सभी को बैंक FD के साथ कंपेयर करके रिस्क और रिटर्न के बारे में पता कर सकते हैं। अर्थात बैंक FD को आप एज ए बेंचमार्क यूज कर सकते हैं। इस प्रकार डेट फंड में आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। इसमें रिस्क कम होने की वजह से रिटर्न भी कम होता है, लेकिन इनमें भी जो डेट फंड ज्यादा रिटर्न जनरेट करके देता है, उसका रिस्क भी उतना ही अधिक है। तो इसीलिए आप जब भी निवेश करते हैं, आपको इसके बारे में पूरा पता कर लेना चाहिए, उसी के बाद में आपको निवेश करना चाहिए। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट के तौर पर हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में। हम इंडियन आई थिंक सभी गोल्ड में निवेश के बारे में सबसे अच्छा ऑप्शन मानते हैं, लेकिन गोल्ड में निवेश करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। इसे ज्वेलरी के तौर पर निवेश करना अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मेकिंग चार्जेस और हिडन चार्जेस होते हैं, जो कि आपके रिटर्न को कम कर सकते हैं। गोल्ड में भी निवेश करने से पहले आपके गोल्ड के पास रिटर्न को जान लेना चाहिए। गोल्ड आपके पैसे की बाइंग कैपेसिटी को कम होने से बचा सकता है, लेकिन आपके पैसे पर उतना रिटर्न जनरेट नहीं हो पाता है जितना आप चाहते हैं। इसीलिए आपके पोर्टफोलियो का एक सर्टेन अमाउंट ही गोल्ड में निवेश होना चाहिए। अगर आप गोल्ड को खरीदना चाहते हैं तो इसे ज्वेलरी के तौर पर नहीं खरीद के आप इसे डिजिटली भी खरीद सकते हैं। गोल्ड ETF के द्वारा या फिर गवर्नमेंट गोल्ड सोवरिन बॉन्ड के द्वारा भी आप इन्हें खरीद सकते हैं। गवर्नमेंट गोल्ड सोवरिन बॉन्ड के द्वारा न केवल आपको एक एश्योर्ड इंटरेस्ट मिलेगा, बल्कि आपको गोल्ड एप्रिसिएशन का भी बेनिफिट मिलेगा। और गवर्नमेंट सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम गवर्नमेंट द्वारा चलाई हुई है, तो इसके डिफॉल्ट होने के भी चांसेस बहुत कम है और इसमें रिस्क न के बराबर है। और गवर्नमेंट द्वारा इस स्कीम को चलाए जाने के पीछे का रीजन है क्योंकि हम जब भी गोल्ड
गोल्ड खरीदते हैं, हमारे देश के इंपोर्ट बिल बहुत तेजी से बढ़ता है। तो गवर्नमेंट ने इसको कम करने के लिए उन्होंने एक स्कीम चलाई जिससे कि आप गोल्ड में निवेश भी कर सकें और गवर्नमेंट का इंपोर्ट बिल भी इंक्रीज न हो। तो इस प्रकार आप डिजिटली गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे रियल एस्टेट में निवेश के बारे में। कोई भी प्रॉपर्टीज हो सकती है, लैंड, फ्लैट या किसी भी टाइप की प्रॉपर्टीज हो सकती है। इसमें रेट ऑफ रिटर्न कुछ फिक्स नहीं है, ये आपकी रिसर्च पर डिपेंड करता है। लेकिन रियल एस्टेट को खरीदने से पहले आपको ये पता लगा लेना बहुत जरूरी है कि आप जिसमें भी निवेश कर रहे हैं वहां पर उस प्रॉपर्टीज के प्राइस किस रेशियो में बढ़े हैं, अर्थात वहां पर रेट ऑफ रिटर्न क्या जनरेट होने वाला है। आपकी कैलकुलेशन आपकी फाइनेंशियल गोल तक पहुंचने में आपकी बहुत मदद करेगी। आप जिस भी प्रॉपर्टी में निवेश करने वाले हैं, आपको मिलने वाले रेट ऑफ रिटर्न के साथ में आप अगर ईएमआई पर लेने वाले हैं तो उस पे देने वाले इंटरेस्ट को भी आपको कैलकुलेट करके फिर एक कैलकुलेटेड रिस्क के साथ में आपको डिसीजन लेना चाहिए। साथ ही अगर आपको रेंटल इनकम मिलने वाली है तो आप उसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं और बाद में ही इसका डिसीजन लेना चाहिए। साथ ही रियल एस्टेट में निवेश करने से पहले आपको हिडन चार्जेस के बारे में भी पता लगा लेना चाहिए, जैसे कि रजिस्ट्रेशन फीस, मेंटेनेंस चार्जेस और प्रॉपर्टी टैक्स एटसेट्रा। इसके साथ ही रियल एस्टेट में लिक्विडिटी कम होती है, अर्थात आप अपनी प्रॉपर्टी को बहुत कम समय में आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आपको वही पैसा इसमें निवेश करना चाहिए जो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए अफोर्ड कर सकते हैं। इस प्रकार फ्रेंड्स, रियल एस्टेट में एक कैलकुलेशन के साथ में आपको निवेश करना चाहिए। आपको अपने पैसे पर मिलने वाले रिटर्न के बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए, जिससे कि आप एक वाइज फाइनेंशियल डिसीजन ले सकें। इसके अलावा रियल एस्टेट में निवेश करने के बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी है, जैसे कि उसमें निवेश करने के लिए आपको एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी की जरूरत होती है, उसके हिडन चार्जेस बहुत होते हैं और इसके प्राइस इसलिए भी ऊपर नीचे होते रहते हैं क्योंकि इसमें इलीगल मनी भी बहुत ज्यादा निवेश होती है और इसके प्राइस भी अनरेगुलेटेड होते हैं। आप ये नहीं बता सकते कि इसकी प्राइस यही होने वाली होगी। इसके बाद में यह बहुत ही इलिक्विड एसेट्स है जिनको आप जल्दी से कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही आप एक एश्योर्ड रेट ऑफ रिटर्न के बारे में नहीं सोच सकते हैं, इसीलिए रियल एस्टेट में निवेश करने से पहले इन सभी के बारे में आपको जान लेना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट के तौर पर हम बात करेंगे इक्विटी या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में। यह इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। मैं ऐसा इसलिए कह सकता हूं क्योंकि आप अपने पैसे को किसी बिजनेसमैन को यह पैसा दे रहे हैं, जिससे कि अगर वह बिजनेस ग्रो होता है तो श्योर आपको भी अच्छा रिटर्न मिलेगा आपके पैसे पर यह जान लेना बहुत जरूरी है कि ये कोई लॉटरी टिकट्स नहीं है। आप तभी बेनिफिटेड होंगे जब आप जिस कंपनी में निवेश कर रहे हैं वह प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड ऐसे फंड है जो कि आपके पैसे को मैनेज करते हैं। अगर आपको कंपनी का एनालिसिस करना या फिर उसके बिजनेस मॉडल को समझना या फिर आप अगर कंपनीज को कंटिन्यूअसली ट्रैक नहीं कर पाते हैं तो आप अपना पैसा एक म्यूचुअल फंड को देते हैं और उसमें एक म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है जो कि आपके पैसे को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फी के लिए आपके पैसे को मैनेज करते हैं। और म्यूचुअल फंड में निवेश से पहले आप उसके पास्ट रिटर्न्स को जान सकते हैं। वह फंड किस किस कंपनीज में निवेश किया हुआ है उसके बारे में जान सकते हैं। उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है उसके बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जान लेना चाहिए, जैसे कि एंट्री लॉट, एग्जिट लॉट। इसके अलावा म्यूचुअल फंड बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से अलग अलग म्यूचुअल फंड हो गए, जैसे कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप और स्मॉल कैप। इसके अलावा अलग अलग प्लान होते हैं, जैसे कि ग्रोथ एंड डिविडेंड प्लान। इसके अलावा जब भी आप निवेश करने जाएंगे कि आपको डायरेक्ट प्लान चूज करना चाहिए या फिर रेगुलर प्लान लेना चाहिए। इसके अलावा कई बैलेंस्ड फंड भी होते हैं जो कि डेब्ट और इक्विटी दोनों का कंबाइन होते हैं। इसके अलावा कई ELSS जैसे इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम होती है जो कि टैक्स पर्पज के लिए आप उनमें निवेश कर सकते हैं।
म्यूचुअल फंड्स को एक्टिव फंड बोला जाता है क्योंकि ये एक फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किए जाते हैं, जिससे कि आपके पैसे पर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न जनरेट किया जा सके। फ्रेंड्स, इस प्रकार आप अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से और रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से एक राइट म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं जो कि आपके पैसे पर अच्छा रिटर्न दे सके। इसके अलावा इंडेक्स फंड होते हैं जो कि पैसिव फंड होते हैं, जो कि सिंपली किसी एक इंडेक्स को ट्रैक करते हैं और आपका सारा पैसा उसी प्रोपोर्शन में उन्हीं इंडेक्स में लग जाता है। जैसे कि निफ्टी 50 जो कि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है, अगर आप उसका इंडेक्स फंड लेते हैं तो आपका पैसा डायरेक्टली उन्हीं टॉप 50 कंपनीज में चला जाएगा। इसकी मैनेजिंग फीस भी बहुत कम होती है या फिर न के बराबर होती है क्योंकि इनको एक्टिवली मैनेज नहीं किया जाता है। ये सिर्फ इंडेक्स को ट्रैक करते हैं और आपका पैसा उसी प्रोपोर्शन में उन्हीं इंडेक्स फंड में चला जाता है। आप इनमें भी निवेश कर सकते हैं। इनमें भी बहुत सारे इंडेक्स फंड होते हैं जिनको आप अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज के हिसाब से चूज कर सकते हैं या फिर अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। वह सेंसेक्स इंडेक्स फंड भी हो सकते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप एटसेट्रा, कोई भी इंडेक्स फंड हो सकता है। फ्रेंड्स, इस प्रकार इस वीडियो में हमने वह सारे इंस्ट्रूमेंट जाने जिनमें हम निवेश कर सकते हैं। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में निवेश करने से पहले आपको रिस्क और रिटर्न दोनों को कैलकुलेट कर लेना बहुत जरूरी है। इनिशियल में आपको लगभग थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप रेगुलरली इनके बारे में जानेंगे तो आपको ये आसान लगने लग जाएंगे और आपकी हार्ड अर्न मनी आपके लिए काम करेगी। फ्रेंड्स, इन सभी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैंने आपको लेट्स टॉक मनी से बताया। अगर आप भी इनिशियल स्टेज में हैं और आप इनका बेसिक्स जानना चाहते हैं तो आप इस बुक से इन सभी के बारे में जान सकते हैं। आपको एक क्लियर आइडिया भी लग जाएगा कि कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं और इनमें क्या क्या रिस्क है और कितना रिटर्न लगभग जनरेट होता है। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से इसे खरीद सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो से आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।